Hello बच्चों, welcome back to this channel. Today we will going to learn NCERT 10th standard book from first chapter Heredity and Evolution. So what is heredity and what is evolution? Heredity, it is the transfer of biological character from one generation to another via genes. Heredity का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर. बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे हेयर कलर्स होते हैं, आई कलर्स, हाइट हमारी, तो ये सारे हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं. ये कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मतलब पेरेंट्स से एक इंडिविजुअल में, पेरेंट्स से एक उसके बेबी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर वाया जीन्स. किसके हेल्प से? वाया जीन्स के हेल्प से. सो व्हाट इज़ जीन्स? इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन. जीन्स क्या होते हैं? एक डीएनए के सेगमेंट्स हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं. जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन्स क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज दे आर मेड अप ऑफ डीएनए. जैसे कि वो किससे बने होते हैं? डीएनए से बने हुए होते हैं. बच्चों, अगर मैं आपको सही बताऊं मीनिंग ऑफ जीन्स क्या होते हैं, तो हमें पता है जैसे कि हमारी बॉडी बनी हुई थी ऑर्गन सिस्टम से, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम से हमारी बॉडी बनी होती है. ये सिस्टम को कौन बनाता है? ये सिस्टम को ऑर्गन्स बनाते हैं. जैसे हार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, हमारे लीवर्स हो गए, ये ऑर्गन से बनता है. ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यूज़ से बनते हैं. टिश्यूज़ किससे बनते हैं? सेल्स से बनते हैं. अगर मैं एक सेल्स को लूँ और एक सेल को अगर मैं जूम करके देखूँ तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ऑर्गेनल, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. बच्चों, ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टोर करके रखा होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए. डीएनए काम क्या करता है? डीएनए हमारे जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, उसको स्टोर करके रखने का काम करता है. ये जो डीएनए होता है ये कंडेंस फॉर्म में रहता है, तो इसे हम क्रोमोसोम्स में. कंडेंस फॉर्म मीन्स ये एकदम पैक होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे हमने थ्रेड को देखा है कि थ्रेड को हम क्या करते हैं? ऐसे पैक करके, रोल करके एकदम प्रॉपर एक बंडल में रख देते हैं कि वो कभी उलझे ना. तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रील बोलते हैं. कहते हैं ना कि बंडल ऑफ, जो धागा का एक बंडल है, वैसे ही हमारे डीएनए भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. अगर वो हम ऐसे ही नॉर्मली छोड़ देंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे में उलझ जाएगा. इसके लिए इसे कंडेंस करके, मतलब इसे प्रॉपर अरेंज करके इसे एक स्ट्रक्चर में रखा जाता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं. बच्चों, ये क्रोमोसोम्स को अगर मैं ओपन करूँ, इसको थ्रेड जैसे एक को ओपन कर दूँ, तो ये आप देखेंगे कि ये किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है. अब ये डीएनए का अगर मैं एक पार्ट ले लूँ, एक छोटा सा सेगमेंट ले लूँ, उसे ही कहा जाता है जीन. और वो जीन क्या करता है? प्रोटीन कोड करता है. ये प्रोटीन का काम क्या होगा? ये प्रोटीन हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करेंगे. वो एंजाइम बन जाएंगे, वो हमारे कुछ प्रोटीन को सिक्रीट करेंगे. तो ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ये प्रोटीन काम करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ द व्हाट इज़ सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा एक प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए. सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? ये होता है एक प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए. अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एक प्रोटीन बन रहा है. ये प्रोटीन किससे बनता है? आरएनए से. और आरएनए किससे बन रहा है? डीएनए से. तो बेसिकली होता क्या है? ये जो हमने देखा अभी कि डीएनए स्टोर करके न्यूक्लियस में रखा हुआ था, ये डीएनए खुद को पहले रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट मतलब ये खुद का एक न्यू कॉपी बना लेता है. जैसे हम जेरोक्स करते हैं, वैसे सेम ये एक कॉपी अपना बना लेता है. एक कॉपी को वो अपने स्टोर कर लेता है और एक कॉपी से वो आरएनए बनाता है. ये डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन. अब ये आरएनए का क्या बनेगा? आगे चल के प्रोटीन बन जाएगा. ये प्रोटीन जो बनेगा, इसका क्या यूज़ होगा? ये जाके बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करेगा. जैसे कि ये बॉडी में जाके फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करेगा, कुछ एंजाइम्स बन जाएगा, रिएक्शन कराएगा. तो इसे ही हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा का बेसिक मीनिंग क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे क्या होता है?
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। हमारा मेन एम क्या है, बनाना प्रोटीन। प्रोटीन बन रहा है किसके थ्रू, आरएनए के थ्रू। किससे बन रहा है, डीएनए से बन रहा है। तो डीएनए से डीएनए बनेगा तो हम उसे रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से आरएनए बनता है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरएनए से फिर से डीएनए बन जाता है। अगर आप आरएनए एक बार डीएनए से आरएनए बन चुका है और वो आरएनए फिर से डीएनए में बनेगा तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों अब हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस होता है, एक आरएनए बन रहा है, किससे, डीएनए से बन रहा है। अभी हमने देखा कि डीएनए से क्या बन रहा था, आरएनए, उसे ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू डीएनए, इसको ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बच्चों ये प्रोसेस कैसे होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक ब्लू कलर का डीएनए है जो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डबल हेलिक के फॉर्म में प्रेजेंट है। बच्चों ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो अब इसमें डायरेक्ट तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये डबल हेलिक्स जो डीएनए है हमारा, इसे ओपन करना पड़ता है। इसे जब आप ओपन करोगे तो ये बबल शेप में बन जाएगा। यहाँ पे अब एक एंजाइम आता है जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज आके ये हमारे डीएनए को बाइंड कर लेता है। हमारे ओपन डीएनए जहाँ हमने ओपन किया है वो ओपन डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, वो आके बाइंड कर लेता है। बच्चों जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉलीमरेज है, मीन्स ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉलीमर करेगा। अब पॉलीमर मतलब कि क्या पॉलीमर करेगा, पॉलीमरेज मतलब किसी चीज़ को बार बार वो ऐड करते जाएगा। तो क्या ऐड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या करेगा, पॉलीमराइज तो कर रहा है लेकिन न्यूक्लियोटाइड का करेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए को ओपन किया जाता है, डीएनए ओपन होता है, एक बबल शेप फॉर्म करता है, वहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो आके बाइंड करता है वो पोजीशन पे, और वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करने लगता है। न्यूक्लियोटाइड कौन ऐड करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता है। आरएनए पॉलीमरेज आके न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरे को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। और व्हाट इज़ टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट को, जिस स्ट्रैंड को हम देख के जिस स्ट्रैंड को रेफरेंस मान के आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है उसे ही हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। जो जिसे हम रेफरेंस में मान रहे हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, और जिस स्ट्रैंड को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिस पे हम न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, उसे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि हमेशा 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, एक एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि अगर डीएनए है तो वहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट होता है, बट अगर आरएनए है, इफ़ वहाँ पे आरएनए है तो वहाँ पे थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट डाउन कर लेना कि अगर डीएनए रहेगा तो वहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट होगा, बट अगर आरएनए है तो वहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में ए इज़ कॉम्प्लीमेंट्री विद द टी or T is complementary with the A, but in the case of RNA, A is complement with the U, which is known as uracil. And U is complement with the A. Okay, so याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन यहाँ से वो mRNA फॉर्म हो गया, उसने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया और एक नया mRNA को फॉर्म कर दिया, और यही प्रोसेस को बच्चों ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन बहुत इजी है, कोई डरने की बात नहीं है।
कि ट्रांसक्रिप्शन एक आरएनए सिंथेसिस हो रहा है एक डीएनए से। और ये डीएनए कैसे होता है, सबसे पहला पॉइंट है कि डीएनए को सबसे पहले ओपन किया जाएगा, बबल बना दिया जाएगा। दूसरा एक प्लेयर आता है, आरएनए पॉलीमरेज आके एंजाइम बाइंड कर लेगा और वो बाइंड करके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने लगेगा। और न्यूक्लियोटाइड कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में उसको ऐड किया जाएगा और एक एमआरएनए को फॉर्म किया जाएगा। बच्चों हमने देखा था नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द एमआरएनए फॉर्म न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। बच्चों अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो आरएनए बन रहा है डीएनए से वो हमेशा न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के सेल का बाउंड्री और ये न्यूक्लियस के बीच के एरिया जो प्रेजेंट है इसे ही बच्चों साइटोप्लाज्म कहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एमआरएनए बना जो न्यूक्लियस के अंदर, इसे बाहर जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बना था इसे बाहर भेज दिया जाता है और ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आरईआर और एक होते हैं एसईआर। जो एसईआर होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और जो आरईआर होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बच्चों जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यही राइबोसोम्स हैं जो एमआरएनए, यहाँ पे मैं अलग कलर ले लेती हूँ, एमआरएनए को पिंक कलर में शो करती हूँ। तो ये जो हमारा एमआरएनए बाहर आया है बच्चों, ये एमआरएनए पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो जाके बैठ जाते हैं और ये जाके राइबोसोम्स जो होते हैं ये हमारे एमआरएनए पे बैठ जाते हैं और राइबोसोम बैठ के वहाँ पे उनका ट्रांसलेशन करते हैं, उनमें अमाइनो एसिड्स को ऐड करते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। मुझे पॉलीपेप्टाइड नाम से ही पता चल रहा है कि पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स बने हुए हैं और उससे ही एक प्रोटीन बन जाता है। अगर इसका प्रोसेस देखा जाए तो द एमआरएनए जो न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ था वो कहाँ आ चुका है, साइटोप्लाज्म में आ चुका है। इट ब्रिंग्स इन अ कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। अब बच्चे ये एमआरएनए नाम में ही लिखा हुआ है एम स्टैंड फॉर मैसेंजर। तो इसने जो कोड लेके आया, मतलब एक मैसेज लाया डीएनए से, क्योंकि अब डीएनए डायरेक्ट अमाइनो एसिड नहीं कर सकता, तो डीएनए एक मैसेज देता है आरएनए के पास कि ये जाओ एमआरएनए को कि साइटोप्लाज्म में जाके यहाँ पे अमाइनो एसिड को कोड कर देना। तो ये एक मैसेज लेके आता है डीएनए से। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। वो मैसेज क्या होता है बच्चों, तो वो मैसेज होता है कि अमाइनो एसिड के लिए कोड्स आते हैं। बच्चों क्या होता है, द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो कोड आर अमाइनो एसिड्स के ये 3 न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं और उसे ही ट्रिपलेट कोडॉन होता है। मतलब क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड को अगर आपको कोड करना है या एक अमाइनो एसिड बनाना है तो 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड यही जो हमने अभी पढ़ा, एडिनाइन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ये जो ATGC सीक्वेंस होता है इसे ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड को रीड किया जाता है। एमआरएनए जो हमने अभी पढ़ा बच्चों, उसके ऊपर क्या होता है, एमआरएनए का जो हमने पढ़ा उस पर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके लिए यहाँ पे एमआरएनए बना दूँ, यहाँ पे मैंने एक एमआरएनए बनाया और ये एमआरएनए पे एक A, यहाँ पे A, T, G, C, C। बच्चों ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये तीन न्यूक्लियोटाइड को एक अमाइनो एसिड कोड करेगा। फिर ये जो नेक्स्ट 3 कोड हैं
ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड कोड करेगा। और ऐसे ही 3 न्यूक्लियोटाइड से हमारा ये 3 न्यूक्लियोटाइड यूज़ कर रहा है, इसलिए हम इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। ये ट्रिपलेट कोडॉन जो होते हैं बच्चों, ये 20 अमाइनो एसिड्स के लिए बने होते हैं। मीन्स हमारे बॉडी में स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स हैं और उन्हीं के लिए ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक mRNA में बस 20 अमाइनो एसिड कोड होता है, नहीं। एक mRNA अगर आप लोगे, एक थ्रेड लोगे, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बनेंगे, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अटैच्ड होंगे आगे। लेकिन ये जो अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, इन बस ये 20 अमाइनो एसिड्स ही हैं जिनका कोड होगा। तो एक अमाइनो एसिड्स के ज़रूरी नहीं है कि 3 न्यूक्लियोटाइड सेम, मीन्स AUG है तो नेक्स्ट CUG। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे बच्चों कि एक अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक कोड होता है, एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडॉन होता है, और उसी के रेफरेंस से वो अमाइनो एसिड को यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? 20 अमाइनो एसिड्स की ट्रिपलेट कोडॉन के थ्रू डॉक्टर HR गोविंद खुराना। ये जो साइंटिस्ट थे HR गोविंद खुराना, ये हमारे इंडियन ओरिजिन के थे। तो इन्हें बच्चों 1968 में अवार्ड भी दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और इनके साथ 2 अदर साइंटिस्ट थे। बच्चों अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांसलेशन का हमने देखा कि ये न्यूक्लियस था, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया और mRNA तो बन चुका है। ये mRNA को साइटोप्लाज्म में लेके आया गया बाहर, और ये साइटोप्लाज्म में mRNA आया तो उसके ऊपर साइटोप्लाज्म के यहाँ पे राइबोसोम्स बैठा आके, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये राइबोसोम्स के पास tRNA है, T स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र RNA। तो ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड स्पेसिफिक इसके पास, इसके बच्चों एक साइड में 3 न्यूक्लियोटाइड को रीड करने की एबिलिटी है, और अगर आप अपर एंड पे देखोगे तो उसने अमाइनो एसिड को ले रखा है। तो ये नीचे अपने रीड करता है 3 अमाइनो एसिड को, और स्पेसिफिक वही अमाइनो एसिड को लाके वहाँ पे प्लेस कर देता है। और ऐसे ही अमाइनो एसिड को 3 रीड करेगा, एक अमाइनो एसिड फिर मूव करके 3 रीड करेगा, न्यूक्लियोटाइड को फिर मूव करेगा। ऐसे करके जो अमाइनो एसिड बच्चों बन रहे हैं उसे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया जाता है, और उससे ही पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, ईच mRNA इज़ मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि mRNA जो होता है थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना होता है। एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। जैसे mRNA पे मैसेज दिया रहेगा, जैसे ही कोड प्रेजेंट होते हैं, उसी हिसाब से tRNA अमाइनो एसिड को ला के वहाँ पे प्लेस कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस पर्पज tRNA हैज़ एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बच्चों अब ये तो कोडॉन, mRNA के ऊपर क्या प्रेजेंट था, कोडॉन प्रेजेंट थे, कोड कर रहा था अमाइनो एसिड का। तो जो हमारे tRNA के पास जो एबिलिटी है, जो कोड को रीड करने की एबिलिटी है, उसे ही एंटीकोडॉन कहा जाता है। तो हमारे tRNA के पास एंटीकोडॉन है, और ये जो हमारे कोडॉन है उनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एंटीकोडॉन पर प्रेजेंट होगा, और इसे ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। द अमाइनो एसिड ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, ये अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना कि पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट point, during this process the ribosomes keeps on moving from one end mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called translocation. जो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन एक यही, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पर राइबोसोम्स क्या करता है, 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड जो हमने पढ़ा है, ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड को रीड करता है और मूव करता रहता है हमारे mRNA के ऊपर। और यही mRNA के ऊपर जो रीड कर रहा है, ये क्या करेगा, एक mRNA एंड से स्टार्ट करेगा और दूसरे एंड तक रीड करते करते जाएगा। तो जो हमारा राइबोसोम्स मूव कर रहा है mRNA के ऊपर, इसे ही ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये अपना लोकेशन को, राइबोसोम अपने लोकेशन को शिफ्ट करते करते मूव कर रहा है। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। बच्चों ऐसे ही बहुत सारे चेन्स बन जाएंगे पॉलीपेप्टाइड के, अमाइनो एसिड्स के धीरे धीरे एक चेन बन जाएंगे, और ऐसे ही बहुत सारे चेन्स मिलके एक प्रोटीन बना देते हैं।
These protein control various function in the body of living organism and their appearance too. और यही प्रोटीन जो बना बच्चा अभी, यही प्रोटीन हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे, हमारे अपीयरेंस में हेल्प करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ due to genes only, and some of these genes are transmitted to the next generation without any changes. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की और बॉर्न करने की, वो इंडिविजुअल्स में कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम जीन्स भी सेम जैसे पेरेंट्स का जो जीन रहेगा सेम एज इट इज़ वो न्यू इंडिविजुअल में आ जाएगा, उसके सन में आ जाएगा. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जीन में कुछ चेंजेस हो जाए और वो चेंजेस के थ्रू वो सन में आ सकते हैं. ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग. यही बच्चों यही रीज़न है कि हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर हमारी जो होती है जो अलग होती है. जैसे कि कभी कभी हम एक बेबी बॉर्न होता है तो कहते हैं कि इसकी आइज़ इसके फादर पे गई है, इसकी नोज़ इसके मदर पे गई है. तो यही रीज़न है कि कुछ कैरेक्टर तो होते हैं जो अब उसके मदर फादर से उसे मिलती है, बट कुछ कैरेक्टर ऐसे होती हैं जो उसके अंदर ये चेंज होके आती हैं. हाउएवर समटाइम्स सडन चेंज ऑकर इन दिस जीन. बच्चों ये जो अलग कैरेक्टर एक न्यू इंडिविजुअल शो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं और ये सडन चेंजेस जो आती हैं जीन्स में उसे ही म्यूटेशन कहा जाता है. इन 1901 द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंज वे आर अंडरस्टूड. जब 1901 का ईयर चल रहा था, वो टाइम पे ये जो सडन चेंज हो रहे थे, ये जो लोग वेरिएशंस आ रहा था लोगों में, इसके बारे में समझा गया. एक साइंटिस्ट थे जो ह्यूगो डी राइज नाम था जिनका, उन्होंने म्यूटेशनल थियोरी के हेल्प से ये उन्होंने हमें बता दिया. बच्चों व्हाट इज़ म्यूटेशन? एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज़ कॉल्ड एज म्यूटेशन. अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड एक जीन है, पर्टिकुलर जीन क्या होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये अगर एक जीन में ले लूँ और उसमें से एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर अपना पोजीशन चेंज कर ले, वो इट माइट भी डिलीट हो सकता है, वो डुप्लीकेट हो सकता है बच्चों, या वो शिफ्ट हो जाए. तो अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो उससे माइनर चेंजेस हो सकते हैं, उसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं. सम म्यूटेशन में भी माइनर बट सम में भी कंसिडरेबल. बच्चों कुछ म्यूटेशन तो माइनर है जो हमें पता भी नहीं चलेगा, बट कुछ म्यूटेशन ऐसे हो जाएंगे जिनको हमको कंसिडर करना पड़ेगा. अब अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मेन सीक्वेंस है डीएनए का जहाँ पे TAA CTG ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट है. अब क्या हो गया कि जो ये सीक्वेंस था TGC का, वो रिप्लेस हो गया किससे? GAT से. अब अगर वो रिप्लेस हो गया तो अब वहाँ पे न्यू अमाइनो एसिड आएगा, क्योंकि TGC एक अलग अमाइनो एसिड को कोड करता है. अब GAT आ गया तो GAT तो अलग अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो वहाँ पे नया अमाइनो एसिड आ गया और वो न्यू अमाइनो एसिड की वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा बच्चों. न्यू प्रोटीन कुछ बन जाएगा, तो वो न्यू प्रोटीन नया कुछ फंक्शंस शो करेगा बॉडी में. इसके लिए इसे हम कहते हैं म्यूटेशन हो गया. बच्चों तो ये आज की क्लास में इन दिस वीडियो यहाँ तक हमने आज तक देख लिया कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉग्मा. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या आज की वीडियोस में पढ़े हैं, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है. क्विक रिवीजन करेंगे हम कि 1901 में म्यूटेशनल थियरी आई थी. किसने दिया था? ह्यूगो डी राइज ने, साइंटिस्ट का नाम था. 1902 में नई थियरी आई, वॉल्टर स्टर्न थे जिन्होंने क्या दिया? ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहोपर. उन्होंने सबसे पहले ग्रासहोपर जो एक इंसेक्ट है उसके अंदर उन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया था. 1944 में फिर ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलन मैकार्टी, कोलिन मैकलियोड, ये 3 साइंटिस्ट थे. उन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट वायरस. उन्होंने बताया कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. ओनली वायरस एक ऐसा है जिसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, वहाँ आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. 1961 में
फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनॉड 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रपोज किया था एक मॉडल को जिसमें उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की बात की थी विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की थी और उन्होंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है बाय द यूज़ ऑफ डीएनए के हेल्प से कैसे प्रोटीन सिंथेसिस बनता है। ये किसने बच्चों बताया था? फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनॉड ने। फिर जैसे हमने पढ़ा था डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, उन्होंने ट्रिपलेट कोडोन की डिस्कवरी की थी। बच्चों आज की वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इसी तरह रिवीजन करने के लिए, इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए और सम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते ही रहिए और जो भी आपके आंसर्स है उसे कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा। और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।